हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी ऑफ द क्लासेस। अगर आप नाइन्थ क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ आपके साइंस का प्रैक्टिस पेपर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ नई नई बातें ऐड ऑन करने वाला हूँ आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि बाइलिंगुअल मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, और आपको कितने आंसर्स पता है और कितने आंसर्स आपको नहीं पता। जो नहीं पता उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनके बारे में आप जानते हैं देन वेल एंड गुड, सही जजमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लिखवा लीजिए आप। 100% आपको देखने को मिलेगा इस तरह का एक क्वेश्चन। या तो वो कहेगा केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, या वो कहेगा सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। तो इसीलिए आपको इसके बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आपको सेल्सियस गिवन हो मेरे दोस्त, आपको सेल्सियस गिवन हो, आपको केल्विन केल्विन बनाना है, तो आपको C प्लस 273.15 करना है, और या फिर 273 भी कर सकते हैं कहीं कहीं, बट आप मोस्टली यही यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको सेल्सियस बनाना हो, केल्विन गिवन दे रखा हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, जैसा कि अभी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और एक चीज और याद रखना है आपको, बेसिक बात यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, द वैल्यू ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब उस टेम्परेचर का नाम बताओ जहां पर जो पानी है वो उबलना स्टार्ट करता है, तो वो है क्या आपका 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो अब देखिए यहाँ पर आप 100 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 373.15, है ना। 373.15 केल्विन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर अब आप निकाल लेंगे आराम से इजी वे में। फिर भी बता देता हूँ आपको, देखिए इसका आंसर। और एक चीज़ और, एक नई चीज़ और ऐड ऑन करिएगा कि अगर आपको आंसर कभी फ़ारेनहाइट में निकालना होगा, सेल्सियस गिवन होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 9/5 मल्टीप्लाई में C+32। और अगर कभी आपके क्वेश्चन में आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला। ठीक है, कि सेल्सियस इक्वल टू में 5/9 और ब्रैकेट में यानी इनटू में F-32, है ना। ये तीन फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये दो और एक पीछे सेल्सियस और केल्विन वाला। तो ये रहा आपका आंसर। आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर यही आया है। आपको सेल्सियस निकालना है तो आपने कहा K-273.15, और दूसरे क्वेश्चन में भी आपको सेल्सियस निकालना है तो आपने इस तरह से इसे कन्वर्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, कौन से पदार्थ का गुण यह संप्रेक्ष दर्शाता है। इसका मतलब a driver is able to cut through water, है ना, in a swimming pool. Which property of matter does the observating shows? तो इसमें कौन सी लग रही है, तो अगर मैं बता दूं आपको दोस्तों, तो यह पदार्थ में अंतः आणविक रिक्त स्थान की संपत्ति को दर्शाता है। इसका मतलब ये इंट्रा मॉलिक्यूल को दर्शाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को काटता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल और हिंदी में उसे बोलते हैं अंतर आणविक। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। तो देखिए बढ़ते क्रम का मतलब हो गया ये आपको लाइन से सीरीज में दिखाना है। आपके पास तीन चीज़ दे रखी है यहाँ पर, वाटर है ना, चीनी यानी शुगर है, और ऑक्सीजन है। तो अगर हम बात करें गैस, देखिए पहले गैस आएगा, है ना, फिर लिक्विड आएगा, है ना, फिर लिक्विड आएगा, और फिर क्या आएगा, सॉलिड आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इस क्रम में इसको लगाएं तो गैस में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, फिर आपको जल दिख रहा है, फिर आपको चीनी दिख रहा है। तो आइए इसके बारे में आंसर देखते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है, पानी तरल है, और चीनी एक क्रिस्टल है। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, चीनी क्रिस्टल है तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको अगर लाइन्स लगाएंगे, पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर वाटर हो जाएगा, फिर आपका शर्करा यानी कि जो है शुगर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे क्रम में लगाएंगे। याद रखिएगा क्रम क्या होती है, पहले आएगा आपके पास दोस्तों गैस, उसके बाद आएगा आपके पास लिक्विड, और उसके बाद आएगा आपके पास सॉलिड, है ना। इनके बीच में मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है, बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इनके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इनके बीच में सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी मतलब सब एकदम पास 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 ऐसे मॉलिक्यूल चिपके हुए होते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है मिश्र धातु क्या है। एक उदाहरण, मिश्र धातु का मतलब समझते हैं, जब आप मिलकर किसी चीज को बनाते हैं। मिश्र का मतलब ही हो गया दोस्तों कि जब कोई पदार्थ मिल जाए और मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे मिश्र धातु कहते हैं। देखिए कहता है मिश्र धातु एक पदार्थ है जो एक से अधिक धातुओं को जोड़ता है या अन्य अधातु तत्वों को साथ धातु को मिलाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें इसका एग्जाम्पल, तो पीतल दो धातुओं से बना है, एक है तांबा और एक है जस्ता। अगर इंग्लिश में हम
हम इसी बात को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, अ मेटल अलॉय इज अ सब्सटेंस दैट कंबाइंस मोर देन वन मेटल और मिक्सेस अ मेटल विद अदर नॉन मेटल एलिमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो ब्रास इज ऑलॉय है और जो किससे मिला है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विलयन की सांद्रता क्या है, यानी कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी विलयन की सांद्रता को विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका अपने अध्ययन की जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि उनके अंदर खुद की हेरिडिटी पाई जाती है, खुद के ऑन जेनेटिक पाए जाते हैं। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, इंग्लिश में भी इसको क्लोरोप्लास्ट ही बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। देखिए बता दूं मैं आपको एक बेसिक बात है, और लाइसोसोम ही एक ऐसा है एंजाइम जिसको एटम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, लाइसोसोम को ही एटम बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप को थैली में ब्लास्ट कर लेता है और पूरी कोशिका को ही क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाई आर लाइसोसाइम नोन एज सुसाइड बैग। तो आइए, लाइसोसाइम वे अंग होते हैं, देखिए ध्यान से, लाइसोसाइम वे अंग होते हैं जिनके पाचन एंजाइम होते हैं। जब लाइसोसाइम फट जाते हैं तो निकलने वाले अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाना शुरू कर देते हैं, और यही कारण है कि उन्हें आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, इसी को एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब, क्योंकि अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है ये, है ना। इंग्लिश में देखते हैं क्या कहता है, lysozyme are the organelles that have digestive enzyme which lysosome bursts the digestive enzyme release start digesting its own cell, that is why are known as suicide bag। और इसके बारे में एक बात बता दूं आपको, लाइसोजाइम हमारे आइस टीयर में भी पाया जाता है, हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है दोस्तों, इवन हमारे स्वेट में भी पाया जाता है। लाइसोसोम एंजाइम ही होता है जो हमारे पसीने में, हमारे स्वेट में होता है, और साथ साथ हमारा बक्कल कैविटी में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्योंकि जब आप कोई खाते हैं, आप मान लो बिना आपने हैंड वॉश किए खाना खाया और आपके खाने में क्या कहते हैं गंदगी भी चली गई, तो लाइसोजाइम एंजाइम ही होता है जो उन गंदगियों को मार देता है और आपके पेट तक उस चीज को जाने के लिए नहीं देता। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अंदर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण होता है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना कि वेयर डू यू लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट अ सिंथेसिस। किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो इसका आपको क्या नाम देना है, एग्जाम्पल आंसर क्या देना है इसका, अंतः प्रद्रव्य जालिका हिंदी में बोलते हैं इसको, लेकिन आप इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के क्या कार्य होते हैं, यानी कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा पौधे और पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय को नियंत्रित करते हैं। ये तो हमने 7th क्लास में पढ़ लिया था। और रंध्र के छिद्र के आकार को बदलकर पानी के नुकसान को नियंत्रित करता है, यानी कि हम कह सकते हैं स्टोमेटा रेगुलेट वॉज एक्सचेंज बिटवीन द plant and environment and control of water loss by changing the size of the stomata pure। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय की मांसपेशियों का विशिष्ट कार्य क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो आप बोलेंगे यह हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे। देखिए, गति अलग होती है दोस्तों और वेग अलग होता है, इसका मतलब स्पीड अलग है और वेलोसिटी क्या है, अलग है। सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग है। आइए इन दोनों के बारे में एक ही बार में जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे गति के बारे में, दोस्तों गति क्या है, गति क्या है, अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो आप बोलेंगे गति वह समय दर है जिस पर कोई वस्तु किसी पथ पर चल रही है। अगर आप किसी पथ पर चल रहे हो, दैट इज द आपकी स्पीड
है, आपका गति है। लेकिन जब वेग की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो स्थिति है ना, जो रेट है, उसके साथ साथ मेरे दोस्त डायरेक्शन भी आ जाएगा कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। ये हो गया आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, विस्थापन की या फिर हम बात करें किसकी, दूरी की, तो याद रखिएगा एक निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी जो है ना बाबू, कुल दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो पूरी लंबाई है, टोटल लंबाई है, चाहे आप ऐसे घूम रहे हैं, यूं घूमते हुए, यूं घूमते हुए, यूं घूमते हुए, यूं घूमते यहाँ पहुंचे, तो इसी को क्या बोले, पूरी दूरी तय करी ना आपने। लेकिन अगर मान लो, जैसे मैं अगर बात कहूँ आपसे कि ये हमारे पास इस तरह से चित्र बना हुआ है और आप पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो आपने ये दूरी और ये दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपको विस्थापन बोलूँगा तो आप इस स्थान से डायरेक्ट यूँ करके शॉर्टकट आ सकते हो, दैट इज कॉल्ड द विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पथ की पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी लंबाई यानी कि सबसे मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में देखिएगा, स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ पाथ, व्हाइल वेलोसिटी इज द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन मेजर्ड। अब मैं बता दूं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा सा कि दोस्तों अगर देखिएगा ध्यान से, कभी भी आपको इस तरह का एनवायरमेंट दे रखा है, ये आपके पास 90 ऑटोमेटिक बन जाएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक रामू नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ ए से चलना स्टार्ट होता है, पहले वो यहाँ से 4 मीटर चलता है, फिर यहाँ से वो इतनी दूरी 3 मीटर चलता है, तो बताइए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो आप ये और ये जब ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस तो 7 मीटर हो गया दोस्तों। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो आपका ये आंसर 5 आ जाएगा। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, बराबर हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, बट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो हो सकता है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, यूँ घूमकर यूँ घूमते हुए यहीं पे वापस आके खड़ा हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना भाई साहब। दूरी तो उसने ये तय करी, फिर यूँ आया, दूरी तय करी हुई पूरी, है ना, कंप्लीटली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वो इसी स्थान पे आ गया मेरे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से कहता है ट्रू फॉल्स है, कह रहा है कि कह रहा है कि ऑफ द ट्रू और फॉल्स, डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो। गलत बोल रहा है भाई साहब, अभी तो बताया मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया अभी आपको मेरे भाई कि डिस्प्लेसमेंट की दूरी, डिस्प्लेसमेंट का जो लेंथ है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। इसका मतलब मेरे भाई दोनों ही बातें क्या है, फॉल्स हैं। तो 10 क्वेश्चन थे आपके लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बताइएगा आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। बाइलिंगुअल बातें चल रही हैं और किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।